हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने कहा था कि आपकी मैराथन सेशन चल रही है, जिसमें हमने पार्ट 1 मैराथन की पार्ट 1 ली थी क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर 1, 2, 3, 4 को अच्छे से कवर किया था। आज हमारी मैराथन 2 है, जिसमें हम लोग क्लास 6 के आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज कितने चैप्टर्स हो पाते हैं। और आज पॉसिबिलिटी रहेगी कि क्लास 6 का लगभग 5, 6, 7, 8 तक तो ख़त्म ही हो जाए। चलिए देखते हैं। तो यह जो है आप देखेंगे, अगर आप एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमपी टेट हो, सी टेट हो, हर जगह ये काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप बुक में जाएंगे बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी रहती, लेकिन यहाँ पे हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 आज हमारा है बॉडी मूवमेंट, यानी कि शरीर में गति। किस प्रकार से शरीर में गति होती है, ठीक है ना, शरीर में गति कैसी होती है, तो बॉडी मूवमेंट्स की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे गति होती क्या है, मूवमेंट क्या होता है। जो गति का अर्थ है किसी वस्तु या जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही गति यानी मूवमेंट कहलाता है। किसी वस्तु या जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। सभी जीवित प्राणी अपने शरीर के अंगों की सहायता से गति करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बॉडी पार्ट होता है जिसके माध्यम से वो मूवमेंट कर पाते हैं। तो सभी जीवित प्राणी अपने शरीर के अंगों की सहायता से ही क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे मनुष्य जो है चलना दौड़ना सीखता है, पक्षी जो है उड़ना सीखता है, मछली जो है तैरना सीखता है, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप से मूवमेंट होता है। शरीर की गति के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर की गति के लिए, हमारे शरीर में गति करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें बहुत ही काम आती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए बोन्स यानी हड्डियाँ, फिर मसल्स और जॉइंट्स। अगर मान लीजिए जॉइंट्स ना होते तो हमारा जो हाथ है वो एकदम सीधा ही रहता। ठीक है, मसल्स नहीं होते तो फिर हड्डियाँ दिखाई देती, और बोन्स तो हमारे पूरे मसल्स जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है। तो शरीर की गति के लिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? 3 चीज़ें। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी बोन्स, फिर होती है मांसपेशियाँ, और तीसरी क्या होती है? जॉइंट्स। ठीक है, और ये तीनों मिलकर शरीर को चलने फिरने योग्य बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं बोन्स। बोन्स में अगर आप देखेंगे तो हड्डियां, जो कि हमारे शरीर में लगभग आप देखेंगे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां। हमारे बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। हड्डियां शरीर को क्या करती हैं? आकार और सहारा देती हैं। हड्डियों के कार्य क्या होते हैं? शरीर को आकार प्रदान करना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना। ठीक है, अगर हड्डियां नहीं होती तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है सुरक्षित नहीं रहते। तो ये क्या काम करती हैं? हड्डियां उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कल की यानी खोपड़ी के मस्तिष्क की रचना, और यहाँ पे आप पाएंगे कि स्कल यानी खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा कर रहा है। ये चारों तरफ से इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है उसको क्या कर रहा है? पूरी तरीके से रक्षा कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे पाई जाती है ना, जो जॉइंट्स होता है, इसको धुराग्र संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? धुराग्र संधि। अब देखिए शरीर को खड़ा करने में भी हेल्प करता है। ये जो हड्डियाँ होती हैं बॉडी को खड़ा करने में हेल्प करती हैं। जैसे आप देखिए कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों को पूरे ढांचे को कंकाल कहते हैं। तो ये जो कंकाल तंत्र आपको दिखाई देता है, स्केलेटन सिस्टम जो होता है यह लगभग पूरे बॉडी का पार्ट होता है। और कंकाल के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। जो है कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने? तो 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है स्कल कहलाता है, यानी खोपड़ी कहलाता है। और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। और फिर रिब्स। ठीक है, उसके बाद क्या कहलाएगा? रिब्स कहलाएगा। रिब्स यानी जिसको हम क्या कहते हैं? पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, पसलियाँ यानी कंकाल के कितने भाग होते हैं? तो कंकाल के 3 भाग होते हैं, स्कल, बैकबोन और पसली। ठीक है, स्कल, बैकबोन और पसलियाँ कितने टाइप्स हो गए? तो 3 टाइप्स हो गए, याद रखना है आपको। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार से तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और पूरी आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं केवल वही आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हाथ और पैर की हड्डियाँ भी सारे के सारे इसी के पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रही है एनसीईआरटी की पिक है। ये आप पसली पिंजर देख रहे हैं ना, पसली पिंजर, तो ये जो है पूरा का पूरा बैकबोन, मतलब कि रीढ़ की हड्डी पीछे साइड का और आगे का जो हमारा लंग्स होता है उसको ये कवर करके रखता है। कौन? पसली पिंजर। ठीक है, पसलियाँ विशेष रूप से वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इसे शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ये पसलियाँ जो होती हैं ना, ये कवर करके रखता है, इसीलिए इसको पसली पिंजर कहा जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगला, ये हमारे बैकबोन है। ये जो है बैकबोन है, ये इतनी लंबी सी, इसी के माध्यम से हम अपने रीढ़ की हड्डियों के माध्यम से खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बैकबोन कहलाती है। मेरुदंड, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो है आप पाएंगे हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी अस्थियां जिसको हम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकनी, समतल और अखंड है। आपकी उंगलियों को अपने, ये तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई है, आप यहाँ से देखिए, आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ये क्या है? मेरुदंड। इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, कशेरुके कहलाती हैं। क्या कहलाती है? कशेरुका। ठीक है, कशोरिकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इस अस्थि से जुड़ा होता है। मतलब ये जो आप देखेंगे ना, ये वाला जो पसली पिंजर है, तो यहाँ पे यानी बैकबोन जो है ये पीछे से यहीं पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो पीछे से आपको ऐसा दिखाई देगा। और अगला बात करें कंधे की अस्थियां, कंधे में भी अस्थियां पाई जाती है, पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये कंधों में भी अस्थियां पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से हम कंधों को मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये श्रोणि अस्थियां हैं। ठीक है, श्रोणि अस्थियां जो आप देख पाएंगे कि पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे ये पैरों के जॉइंट्स होते हैं, तो ये श्रोणि अस्थियां पाई जाती है, जिसके कारण से हम पैरों में मूवमेंट कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, बैठने में बहुत हेल्प करती हैं। ये स्कल होता है, खोपड़ी होता है, जो हमारे पूरा का पूरा मानव शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंकाल के कार्य क्या क्या होते हैं? कंकाल के मुख्यतः तीन काम होते हैं: शरीर को संरचना देना, शरीर को सहारा देना, और आंतरिक भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। ठीक है, सबसे पहले बात करें जॉइंट्स। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं, यानी जोड़ कहते हैं। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं जॉइंट्स। आप देख सकते हैं ये हड्डियाँ हैं और इस तरीके से आपस में मिल रहे हैं, उसको जॉइंट। तो कुछ अलग अलग जॉइंट्स के नाम है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ, इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, जो ह्यूमरस का सिरा और असंकुलन, यानी यहाँ पे ये ऐसा मूवमेंट है जो कि चारों तरफ मूवमेंट कर पाता है। ठीक है ना, आप देखिए कंदुक खलिका संधि कहा जाता है। एक होती है कब्जा संधि, जो सिर्फ एक तरफ, जैसे आपके हाथों में ये होती है कब्जा संधि, क्योंकि ये सिर्फ आप एक तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। आप हाथ को आप आगे की तरफ तो लेके आ सकते, क्या इसको पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हैं? कोहनी से नहीं। तो ये कब्जा संधि जो होती है, जो एक तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है ना, फिर बात करें खूंटीदार संधि। एक ऐसी संधि होती है, ये भी चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी खोपड़ी, मतलब खोपड़ी एकदम चारों तरफ सर्कल की तरह नहीं, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे कर सकती है, पीछे नहीं जा सकती है। तो ये खूंटीदार संधि, इसी में हमारी खोपड़ी स्थित होती है। ओके, उसके बाद आप पाएंगे एक और फिसलनदार संधि, जो मूवमेंट होता है, जैसे हमारी उंगलियां चारों तरफ जो है हमारी अल्ना रेडियस घूम जाती हैं, तो वो फिसलनदार संधि में जुड़ी होती है। कंदुक खलिका संधि याद रखना, जो चारों तरफ मूवमेंट करे, जैसे आपका पैर। और कब्जा संधि एक तरफ मूवमेंट करती है, खूंटीदार संधि भी मूवमेंट करती है, लेकिन ये उल्टा नहीं घूमती है, जिसमें हमारी खोपड़ी ऐड होती है। फिर हमारा फिसलनदार संधि, जो हमारी उंगलियां जहाँ पे जुड़ी हुई होती है। अब हम जोड़ों के प्रकारों की अगर बात करें, तो जोड़ के प्रकारों में आप पाएंगे सबसे पहले स्थिर जोड़, यानी फिक्स जॉइंट। इसमें हड्डियाँ नहीं हिलती हैं, इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं हिलती। जैसे खोपड़ी में हड्डियाँ नहीं जुड़ती, क्योंकि फिक्स, मतलब कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स होते हैं, किसी भी और प्रकार से इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिक्स जॉइंट। क्या कहेंगे? फिक्स जॉइंट कहेंगे।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है आपका चल जॉइंट यानी मूवेबल। ये ऐसा जॉइंट है जिसमें मूवमेंट हो सकता है, मतलब हड्डियां हिल सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है चल जोड़ या फिर मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। आप पाएंगे कि चल जोड़ के प्रकार कौन कौन से, एक है बॉल सॉकेट जॉइंट, गेंद और कटोरी जोड़, ऐसा जो कि मूवमेंट हो सकता है चारों तरफ। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक देखिए, इसको बॉल सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। और ये जॉइंट आप पाएंगे कहाँ पे, आपके कंधों में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कंधों में चारों तरफ अपने आप को घुमा सकते हैं। तो ये कौन सा सॉकेट जॉइंट कहलाएगा, ये बोला जाएगा बॉल सॉकेट जॉइंट। ठीक है। अब कैसे इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एक हड्डी का सिरा गोल होता है और दूसरे हड्डी में कटोरी जैसी जगह होती है, मतलब ये सिरा आप देखिए गोल गोल है और ये कटोरी जैसा बना हुआ है और इसे में आके चिपका हुआ है। तो ये आप मूवमेंट करेंगे ना, ऐसे इसको हिलाएंगे तो वो वहीं पे घूमता हुआ चला जाएगा। ये सभी दिशाओं में घूम सकता है, कंधा और कूल्हों में ये पाया जाता है। ठीक है। ये कागज काबिल मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिए, ये एक्चुअल में आपकी हड्डी है और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो ये आपका हो गया, हाँ, इस तरीके से बॉल सॉकेट जॉइंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप एक और देखेंगे जो कि जंघों में पाया जाता है। बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल, एक आपको दो जगह बॉल सॉकेट जॉइंट मिलेंगे, एक तो हाथों में, ठीक है, एक हाथों के पास मिलेगा और दूसरा पैरों के पास मिलेगा। तो ये कंदुक खलिका संधि का एग्जाम्पल है बॉल सॉकेट जॉइंट, जो यहाँ पे ये आपका पैर की हड्डी है और ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये जांघों की हड्डी है, फीमर जिसको कहते हैं, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पे पाई जाती है। और ये चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है, हम लोग पैर को चारों तरफ मूवमेंट करा सकते हैं। तो दो जगह ये बॉल सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ, कंधा और कूल्हे में। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे तरफ, ये वही चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी का, आप अगर सोचिए ये पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ने जाते तो इसमें फालतू की बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं जो कि काम की नहीं है, तो इसलिए हमने आपको प्रॉपर शॉर्ट वे में समझा दिया। चलिए अब नेक्स्ट जॉइंट की बात करें, इसको किवाड़ जॉइंट या हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट जो एक तरफ मूवमेंट होता है केवल एक दिशा में, जो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है वो चारों तरफ घूम सकता है, जो कि कंधों और कूल्हों में पाया जाता है। लेकिन जो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है वो सिर्फ हिंज जॉइंट एक दिशा में ही घूमता है। उदाहरण कोहनी और घुटना। ये कोहनी आप इसको ऐसे पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, इसको सिर्फ आप ये हाथ को आगे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि इसमें हिंज जॉइंट पाया जाता है जो कि केवल एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। तो यह केवल एक ही दिशा में मूवमेंट करता है, इसलिए इसको कोहनी और घुटना, मतलब कोहनी और घुटना जो है इसी में आपका बॉल सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगला है आपका पीवट जोड़, यानी यह घुमाव की गति देता है, जैसे गर्दन। ये दोनों आप देखेंगे बॉल सॉकेट जॉइंट, ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है ना। ये दोनों डायग्राम आप यहाँ पे जॉइंट है, आप इस हाथ को आप सीधा कर सकते हैं और इस तरीके से मोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये जो जॉइंट है केवल एक साइड ही घूम सकता है। ओके। अब अगला है यह गर्दन, जिसको पिवोट जॉइंट कहा जाता है, जो यह घुमाव की गति, आप अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, तो यह गर्दन में होता है पिवट जॉइंट। ओके। नेक्स्ट जॉइंट की बात करें तो एक है सरकने वाला जॉइंट, जिसको ग्लेडिंग जॉइंट कहते हैं। ग्लेडिंग जॉइंट, इससे हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, जैसे कलाई और जो टहनी होता है ना उस पर ये पाया जाता है, कलाई और टहनियों पर ये पाया जाता है। कौन सा जॉइंट, तो आप देखेंगे ग्लेडिंग जॉइंट। ओके। कलाई और टहनी पर होता है। उसके बाद है मांसपेशियां। अब मांसपेशियां क्या होती है, मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, शरीर को गति देने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है। मांसपेशियों के कार्य की अगर बात करें कि मांसपेशियों का क्या क्या काम होता है, तो हड्डियों को खींचना और ढीला करना इसका मेन काम है, गति उत्पन्न करना। ठीक है। अगर मांसपेशियां नहीं होती तो हड्डियां आपकी दिखाई देती और वो फिर हड्डियां टूट भी सकती थी इधर उधर टकरा के, तो हड्डियों को खींचना ढीला करना मांसपेशियों का काम होता है। मूवमेंट देना, मूवमेंट उत्पन्न करना भी मांसपेशियों का काम होता है। ओके। मांसपेशियां केवल खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती हैं,
इसलिए मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। जब एक सिकुड़ती है तो दूसरी ऑलरेडी फैल जाती है, मतलब मांसपेशियां एक सिकुड़ेगी तो दूसरी फैल जाएगी। ओके, बाह मोड़ना और सीधा करना। आप जब अच्छा हाथ को एकदम सीधा करिए तो आपकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, वही ढीला कर लेते हैं तो वो फिर से सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से मांसपेशियां अपना रोल निभाती हैं। मानव शरीर में गति कैसे होती हैं, तो ये तीन चीज़ें मिलकर के मूवमेंट होता है। हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ मिलकर गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें। जब मांसपेशियां सिकुड़ती है और फैलती है तब हड्डियां हिलती हैं और शरीर में क्या होती है, गति होती है। विभिन्न जीवों में भी गति, मतलब जिस तरीके से मनुष्यों में गति होती है उसी प्रकार से अलग अलग जीवों में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे आप देखिए कछुआ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। केचुहा, केचुहा से क्वेश्चंस आते हैं, यानी अर्थवर्म से। केचुहा अपने शरीर को सिकोड़ कर और फैलाकर चलता है। क्या? केचुहा अपने शरीर को सिकोड़ कर और फैलाकर चलता है। इससे शरीर में छोटे छोटे रोए यानी स्टैटी होते हैं जो जमीन को पकड़ के रखते हैं। अर्थवर्म जो है एकदम ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन वो सिकोड़ता है, फिर आगे सिकुड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे रोए होते हैं जो जिससे वो जमीन को कस के पकड़ के रखता है। ठीक है, दूसरा स्नेल, जिसको घोंघा कहा जाता है। घोंघा भी एक चिपचिपा पदार्थ की मदद से ही चल पाता है। इसका शरीर बहुत ही नरम होता है और खोल से ढका हुआ होता है ना। वो थोड़ा सा भी टच होने पे वो अपने अंदर चला जाता है, यानी जो उसका खोल होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट कॉकरोच। ये सब क्या है, ये सब मूवमेंट करते हैं। तो केचुहा कैसे अपने रोए के थ्रू जो है जमीन को पकड़ के रखता है और शरीर को आगे बढ़ाता है। और जो घोंघा होता है, यह एक चिपचिपा पदार्थ की मदद से ही आगे चल पाता है। बात करें कॉकरोच, कॉकरोच से क्वेश्चन आता है क्योंकि कॉकरोच के 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। कॉकरोच जो है, कॉकरोच के 3 जोड़ी पैर, जैसे मान लीजिए कॉकरोच है तो इसके कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, बड़े खतरनाक बड़े बड़े। तो इस तरीके से 3 जोड़ी, 3 इधर 3 इधर, और 2 जोड़ी पंख होते हैं। पंख थोड़े से ऐसे ऐसे टाइप के, तो कॉकरोच होते हैं, याद रखिएगा। 3 3 6, कॉकरोच के 6 पैर हो गए और 2 जोड़ी पंख हो गए। ठीक है, 2 जोड़ी यानी 2 इधर 2 इधर। यह चल भी सकता है और उड़ भी सकता है, दोनों। कॉकरोच उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। फिश की बात करें, यानी ये सभी जानवरों, मतलब ये सभी इंसेक्ट कीट में जो है आपने देखा मूवमेंट होता है। फिश की बात करें तो मछलियाँ पानी में तैरती हैं। ये अपने पंख और पूंछ की मदद से आगे बढ़ पाती हैं। ठीक है ना, ये जो इनका पंख होता है ना और जो पूंछ होती है, इसी की मदद से ये जो है आगे बढ़ पाती हैं। इसके थ्रू जब ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होके चलती हैं तो इनका शरीर धारा प्रवाह होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, शरीर कैसा होता है? धारा प्रवाह, धारा रेखी, ये आगे की तरफ बढ़ती हैं ऐसे करके, धारा रेखी प्रवाह होता है, जिससे पानी में आसानी से ये बहुत ईजिली चल पाती हैं। ठीक है, तो इनमें मूवमेंट होता है ये धारा प्रवाह के कारण। नेक्स्ट बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स ये अपने पंखों की मदद से उड़ सकते हैं। उनकी हड्डियां बहुत हल्की होती हैं, जिससे उड़ना थोड़ा सा उनको आसान हो जाता है। स्नेक की बात करें, सांप अपने शरीर को लगभग ऐसा आकार में मोड़ कर वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। वो सीधा नहीं चल पाता कि ऐसे भाग गया, नहीं, वो ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के चलता है। यह जमीन को पकड़ कर रेंगता है, इसलिए उसका जो आकार होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो ये सभी जानवरों में भी मूवमेंट होता है, आपको याद रखना है। चलिए, और बर्ड्स में उनकी हल्की हल्की हड्डियां होती है जिससे वो उड़ पाते हैं। और मानव शरीर के कुछ विशेष संरचनाओं की अगर बात किया जाए तो हमने देखा बैकबोन यह बहुत छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ होता है, जिन्हें कशेरुक या वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, और शरीर को झुकने और हेल्प करने में बैकबोन हेल्प करता है। पसलियाँ ये छाती को ढकती हैं और हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। स्कल क्या काम करता है? हमारे ब्रेन को ना वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मेन काम जो होता है ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर में संतुलन और गति बनाए रखने में मांसपेशियां और हड्डियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात कर ले तो हड्डियां शरीर को क्या काम करती, हड्डियां शरीर को ढांचा देती हैं, जोड़ गति के लिए जरूरी है, मांसपेशियां हड्डियों को चलाती हैं, ठीक है। और सभी जीवों में गति के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं, शरीर के अंग मिलकर ही गति जो है संभव हो पाती है। ओके, ये आप देख सकते हैं, वही है, रिपीटेड यहाँ पे पेज हो गया है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, एक बार हम करा देते। कंकाल क्या है, यह दो हड्डियों से मिलता है, तो वह कंकाल क्या होता है, आप देखिएंगे कंकाल आपकी स्कल यानी खोपड़ी को क्या करता है, तो आपकी खोपड़ी को मजबूत करता है। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारे प्रश्नों को देख लीजिए और इसको आपको रिवाइज करते हुए चलना। हम लोग आगे चलते हैं। अब इधर जो है क्वेश्चंस है, अब आगे के क्वेश्चंस आप जो है हमारा जब नोट्स आप परचेस करेंगे तो वहाँ पे उन लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल लेवल में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 6 की तरफ। हमारा चैप्टर जो यहाँ पे ये 7 है, 6 की तरफ। 7 में गति और दूरी है, लेकिन इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 को कवर करेंगे। पढ़ेंगे सजीव एवं आवास, ठीक है। यानी जो चैप्टर आप देखिए कि सजीव और आवास, यहाँ पे ये ओल्ड एनसीईआरटी वाला चैप्टर है, चैप्टर 6 सजीव, विशेषता और आवास। तो आवास का मतलब घर होता है, हैबिटेट, जहाँ पे सजीव विशेषताएं एवं आवास की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए जाते हैं, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि। सभी जीव अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और उनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, आवास कहते हैं, ठीक है। उनके घर, आवास मतलब घर किसका, जानवरों का, ठीक है। हैबिटेट, उसको इंग्लिश में हैबिटेट कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसे उसका आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उसका आवास कहते हैं। चलिए ये आप देखिए, ये इस तरीके से उनका आवास हो गया। उदाहरण के तौर पे सारे जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। मछली कहाँ रहती है, मछली का घर कौन सा होता है, मछली का घर होता है पानी, ठीक है। तो उसका हैबिटेट यानी उसका आवास क्या हो जाएगा, पानी। ऊँट, ऊँट कहाँ रहता है, ऊँट रेगिस्तान में रहता है। मेंढक जल और स्थल दोनों में। एक पता है ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऐसे कौन कौन से जानवर है जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है। ये ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आवास के प्रकार। एक्चुअल में आवास जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थलीय आवास, ठीक है, और एक होता है जलीय आवास। स्थलीय मतलब जो स्थल में पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो स्थल में पाए जाते हैं उसको स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे आप देखिए रेगिस्तान में ऊँट हो गया, छिपकली हो गया, पर्वतीय क्षेत्र याक और बकरी हो गया, जंगल शेर हाथी हो गया, ठीक है। ये सब जंगल में पाए जाने वाले हैं। और जलीय आवास क्या होते हैं, जलीय आवास जो जल में निवास करते हैं, जैसे तालाब में मछली, मेंढक, समुद्र में क्या होती है, शार्क होती है, व्हेल होता है। तो ये सब क्या है, जल। स्थल मतलब स्थल में रहने वाले जीव, और जल मतलब जल में रहने वाले जीव, ओके। अब एडॉप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है, जीव अपने आवास में जीवित रहने के लिए विशेष गुण विकसित कर लेते हैं, इन्हें अनुकूल कहा जाता है। मतलब जिस वातावरण में वो रहते हैं उसी वातावरण में वो ढल जाते हैं, उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऊँट की बात करें तो ऊँट की लंबी लंबी टांगे होती हैं, कुबड़ होता है, ठीक है। मछली गलफड़े होते हैं, गिल्स, जिससे वो सांसें लेती हैं। पंख होते हैं जिससे वो तैर पाती हैं, यानी कि पानी के अंदर चल पाती हैं, ओके। मरुस्थल के अनुकूल, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मरुस्थल में रहते हैं, उसी में ढल जाते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी और अधिक गर्मी होती है। ऊँट के अनुकूल, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं जिससे शरीर जमीन की गर्मी को दूर कर देता है। इससे कुबड़ में वसा भी जमी रहती है। यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसकी नाक बंद हो सकती है जिससे रेत अंदर नहीं जाती। मतलब जो ऊँट होता है ना, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज या राजा भी कहा जाता है। इसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं
और शरीर जमीन की गर्मी को दूर कर देता है। इसकी जो बॉडी है ना, तो इसकी ऑलरेडी गर्मी को दूर कर देता है। ये कुहर में फटा ये वसा वसा को जमा करके रखती है। कई दिनों तक बिना पानी के रह सकती है। इसकी नाक बंद हो सकती है, जिससे रेत जो है अंदर नहीं जाती। पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूल की पर्वत में किस तरीके से लोग रहते हैं? यह बहुत ठंडा होता है। जैसे जानवरों की बात करें तो घना बाल, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनके बाल बड़े घने होते हैं, घने बाल वाले होते हैं, जिससे ठंड से बचाव होता है। मजबूत खुर होता है, उनका खुर बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। ये पहाड़ों पर चल सकते हैं, मतलब जो ठंड में रहने वाले जानवर है वो बड़े, उनके बाल बड़े घने घने होते हैं। पौधों में शंकु आकार के पेड़ होते हैं। पत्तियां सुई जैसी होती हैं, मतलब ये आप देखिए जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, तो पेड़ जो होते हैं, ठंड में रहने वाले पेड़ इस तरीके से होते हैं। बर्फीले इलाके वाले, पत्तियां एकदम नुकीली होती हैं, उसमें बर्फ नहीं टिकती, जिससे वो गिर जाती हैं। एकदम नेचर ऐसा बना हुआ है कि कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो। फिर जलीय जीव मछलियों के आसपास गलफड़े होते हैं, यानी गिल्स कहा जाता है, जिससे वो पानी में सांस ले पाती है। याद रखिएगा, मछलियाँ कैसे सांस लेती, क्या वो फेफड़ों से? नहीं, मछलियों के पास अपने खुद के गलफड़े होते हैं, गिल्स, जिससे वो सांस ले पाती हैं। उनका शरीर धारा के अनुसार चलता है, धारा रेखीय होता है, जिससे तैरना आसान होता है, और उनके पास पंख होते हैं। पौधों के आवास, पौधे भी अलग अलग आवास में पाए जाते हैं। जैसे जलीय पौधे, कमल, जलकुंभ, इनकी जड़ें बड़ी कमजोर होती हैं और तना खोखला होता है। ठीक है, चलिए अब हम स्थलीय पौधों की बात करें। नीम हो गया, आम हो गया, ये सब, इनकी जड़ें बड़ी स्ट्रांग होती है। आप देखिए जो जलीय पौधे होंगे, जलीय पौधों में कौन कौन आएगा? एक तो कमल आ गया, जिसका नाम आप जानते हैं। एक जो होता है जलकुंभी, जलकुंभी, इनकी जड़ें कमजोर होती हैं, लेकिन तना खोखला होता है, और ये पानी में पाए जाते हैं। स्थलीय जो आम, नीम, जो एकदम, जिनकी जड़ें बड़ी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अब मरुस्थल के पौधों की बात करें। मरुस्थल के पौधे जैसे कैक्टस जैसे, पत्तों में पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। तना मोटा और हरा होता है, जो भोजन बनाता है। पानी को लंबे समय तक संचित रख सकता है। सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर है? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें जान होती है वो लिविंग थिंग्स, और जिसमें जान नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स। तो सजीव लिविंग थिंग्स की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये भोजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, समय के साथ इसमें वृद्धि होती है, प्रजनन करने की क्षमता भी होती है, बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करते हैं। इनका जीवन साइकिल होता है, इनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है। ये इनकी विशेषताएं किसकी? लिविंग थिंग्स की। और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्या विशेषताएं हैं? इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इनको सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इनकी कोई वृद्धि नहीं होती है, केवल बाहरी जोड़ से बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रजनन नहीं करते, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देते, स्वयं गति नहीं कर सकते, उत्सर्जन नहीं होता, जीवन साइकिल नहीं होता। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें आपके पास, जो किताबें हैं, फ़ोन है, चेयर है, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए कुछ वस्तुएं जैसे कार, पंखा चलते हैं, लेकिन ये सजीव नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। सजीवों की अन्य कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ये न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि भोजन लेते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा वृद्धि, शरीर के रख रखाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो पौधे स्वयंपोषी कहलाते हैं। और जानवर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो परपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन खुद बनाए, परपोषी जो अन्य जीवों पर निर्भर रहे। ठीक है, श्वसन, क्योंकि पौधे हैं तो जो लिविंग थिंग्स है वो सांस लेंगे, श्वसन करेंगे। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन लेकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं वह ऑक्सीजन के साथ होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना। वेरी इंपॉर्टेंट, एरोबिक ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है, और ऑक्सीजन के बिना एनारोबिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रोथ, क्योंकि सजीव है तो ग्रोथ तो होगी, डेफिनेटली ग्रोथ होगी। सजीवों में आंतरिक रूप से वृद्धि पाई जाती है। निर्जीव वस्तुओं में कोई बाहरी जोड़ या वृद्धि नहीं होती। उदाहरण, पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, मनुष्य का आकार समय के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है,
मूवमेंट मूवमेंट होगा, सभी जीवों में किसी न किसी प्रकार की गति होगी तो मूवमेंट होगा। जानवर स्थान बदलते हैं, पौधों में भी गति होती है, जैसे सूरज की ओर मुड़ना। तो सभी प्रकार से हम मूवमेंट हो सकता है। प्रतिक्रिया यानी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया, सजीव अपने वातावरण के बदलाव को महसूस कर सकते कि उन्हें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा छूने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। मनुष्य गर्म चीज से हाथ हटा लेता है, उसको फील होता है, प्रतिक्रिया देने लगा है ना कि हाँ मुझे गर्म लग रहा है। उत्सर्जन, शरीर में बनने वाले बहुत सारे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। मनुष्य में जैसे पसीना, मूत्र, यूरिन, पौधों में अतिरिक्त गैसेस। प्रजनन की बात करें, जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं और उसमें उनकी प्रजाति बनी रहती है। यह दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है। लाइफ साइकिल, और अगर सजीव है तो उनका लाइफ साइकिल चलेगा ही, जन्म होगा, वृद्धि होगी, प्रजनन होगा और मृत्यु होगी, ये लाइफ साइकिल उनका चलता ही रहता है। फिर बात करें जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, हर जीव की अलग अलग अवधि होती है। जैसे मच्छर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। मच्छर की लाइफ कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह मात्र, 1 से 2 सप्ताह यानी 7 से 14 दिन के आसपास, बस 2 वीक्स इनकी लाइफ होती है। डॉगी की 10 से 15 साल, जो कुत्ता होता है वो 10 से 15 साल जीवित रह सकता है। मनुष्य 70 से 80, ठीक है, अब तो 100 जाना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो 70 से 80 वर्ष। बरगद का पेड़ सैकड़ों वर्ष जीवित रहता है, बरगद का पेड़। तो इनकी जीवन अवधि अलग अलग होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, जीवन अवधि पर्यावरण, भोजन और आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। सेल की बात करें, सेल जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह 2 प्रकार की होती, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी अमीबा है, बहुकोशिकी मनुष्य और पौधे हैं। ठीक है। कोशिका के भागों की बात करें तो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्मा होता है, केंद्रक होता है, इसी प्रकार से बहुत सारे कोशिका के पार्ट हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में भी जीवन, यानी लाइफ एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। जैसे कुछ जीव बहुत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया बहुत अधिक गर्म हो या फिर ठंडे स्थानों में जीवित रह सकता है। रेगिस्तानों में जीव कम पानी में जीवित रह सकता है, जैसे ऊंट। ज्वालामुखी क्षेत्र में सूक्ष्म जीव वहाँ भी पाए जा सकते हैं। तो परिस्थिति के आधार पर जीवन संभव है। फिर सीड की बात करें, बीज यानी सजीव या निर्जीव। बीज देखने में निर्जीव लगता है लेकिन यह सजीव होता है। आप उसी बीज को कहीं पे डाल दें तो ऑलरेडी क्या होता है, ग्रो। इसलिए बीज जो होता है वह निर्जीव लगेगा लेकिन होता क्या है, सजीव। ठीक है। आप चने को भी भिगो दीजिए, जब चना 1-2 दिन बाद उसमें अंकुरन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें वो सजीव है, लिविंग थिंग्स है, तभी तो। उचित परिस्थितियां जल, वायु, ताप में अंकुरित होकर या नया पौधा बना लेती है। सजीवों की पारस्परिक निर्भरता, सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सभी जीव एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और फूड चेन इसी पर आधारित है। ठीक है, तो किसी जीव के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, आवास। अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो सब कोर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे डाला गया था। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे के। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे मैंने इसमें बता दिया। क्लास 6 में इसमें है ही क्या, सजीव और विशेषता आवास में। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 में हमारा है गति एवं दूरी का मापन। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग गति की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअल में फिजिक्स का पार्ट है ना। गति, मूवमेंट क्या होता है। सबसे पहले परिचय की बात करें, आप अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं को चलते, घूमते फिरते देखते हैं, जैसे कार, बस, साइकिल, व्यक्ति आदि। इन सभी वस्तुओं की गति बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी वस्तुओं की चाल या गति को समझने के लिए हमें दूरी और समय की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। गति क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने स्थान को बदलती है तो कहा जाता है कि वह गति में है। उदाहरण, चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, दौड़ता हुआ बच्चा।
ठीक है। यदि कोई वस्तु अपने स्थान को नहीं बदलती तो वह स्थिर में होती है। ठीक है, अगर नहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो मतलब वो स्थिर है। आप देखिए यहाँ पे ये स्थिर में है और ये मूवमेंट हुआ तो ये गति में है। ओके, गति क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उसमें कोई मूवमेंट हो, जैसे कोई एक चीज़ पड़ी हुई है तो वो पड़ी है स्थिर है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई धक्का लगता है तो वो मूवमेंट हो रही, गति हो। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, बच्चा घुमा रहा है तो ये ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, तो ये जो अंदर है वो अपकेंद्री बल कहलाएगा, बाहर की तरफ बल लगता है अपकेंद्री बल। ठीक है, इसको जरा तो पट कहेंगे, आगे आपको समझाएंगे। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति घर से स्कूल तक 1 किलोमीटर चलता है, उसे 1 किलोमीटर दूरी तय करनी होती, तो वो क्या है, दूरी। प्राचीन समय में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था दूरी मापने के लिए, जैसे कि आप देखिए हाथों की लंबाई। वो लोग ना पहले के समय में दूरी मापने के लिए अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते, जैसे हाथ की लंबाई, हस्त की 1 हाथ है, 2 हाथ है, 3 हाथ है, कदम 1 पग, 2 पग, 3 पग, अंगुलियों का इस्तेमाल करते थे कि इतने मीटर है। तो ये पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। अब तो बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन यह तरीके सटीक नहीं होते थे, आधार माना जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति का माप अलग अलग होता था, किसी के हाथ पैर छोटे बड़े होते थे। मानक इकाई की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग लोगों के माप बिल्कुल अलग अलग होते थे और इसी कारण से समान माप की जरूरत पड़ी। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित इकाइयां तय की जिन्हें सभी जगह समान माना जाता है। लंबाई की मानक इकाइयों की अगर बात करें तो लंबाई मानक की मुख्य इकाई मीटर है, अन्य इकाई सेंटीमीटर और किलोमीटर। मतलब कि लंबाई की मानक इकाई जो है, लंबाई की मानक इकाई मुख्य इकाई मीटर होती है, यूनिट मीटर। लंबाई की क्या होती है, मीटर। कभी पूछे जाएगा क्वेश्चन, लंबाई का यूनिट बताइए या मापक बताइए, तो क्या होगा, मीटर। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर में। अन्य होती जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो इसको आपको समझना होगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, है ना। और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी सबसे छोटा सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। कितना, 1 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये बहुत सारी आप देख सकते हैं, लंबाई की माप है और मात्रा की माप है। ठीक है, जैसे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, इसको नोट कर लीजिएगा। और 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 ग्राम होता है, 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल। यानी आपके पास अगर 100 किलो है, 100 केजी है कोई भी चीज़, तो 1 क्विंटल कहलाएगी, है ना। 100 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोग्राम, और 10 क्विंटल यानी 1 टन। 10 क्विंटल कोई चीज़ है तो वो 1 टन कहलाएगी। इसको आपको नोट करके याद कर लेना है। मापक के बहुत सारे अब उपकरण आ गए, ठीक है। जैसे आप देखिए स्केल, रूलर का इस्तेमाल किया जाता है, मीटर स्केल, मापने वाली बहुत सारी टेप होती है, मेजरमेंट टेप, उसका इस्तेमाल लंबाई मापने में किया जाता है। अब जो है सही मापन होने लगा। स्केल को वस्तु के साथ सीधा रखना चाहिए हमेशा, तो एग्जैक्टली माप निकलेगा। मापक शून्य से यानी 0 से शुरू करना चाहिए, उसमें 0 1 होता है ना, तो 0 से हमेशा करना चाहिए। आँख को सीधे स्केल के ऊपर रखना चाहिए ताकि गलती ना हो। यदि स्केल का किनारा टूटा हुआ हो तो मापक 1 से शुरू करके सही अंतर निकालना चाहिए। कुछ एरर्स की बात करें, गलती ना करें आप लोग, तो यहाँ पे गलत प्रारंभ बिंदु से नहीं मापना है, आँख को तिरछा नहीं रखना है, स्केल का सही उपयोग करना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गति के प्रकारों की बात करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। गति को अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है आपका सीधी रेखी गति, यानी कि रेक्टिलाइनर मोशन।
जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे सीधा, मतलब जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चले, ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसको कहा जाता है सीधी रेखी गति। उदाहरण के तौर पर सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी लाइन में चलता हुआ व्यक्ति, यानी जब कोई चीज सीधा मूवमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीधी रेखी गति या रेखी गति भी नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये कौन सा एग्जाम्पल है, सीधा रेखी गति, ठीक है। फिर एक होता है वृत्ति, जो गोलाकार वस्तु है, जब कोई वस्तु गोलाकार वृत्त पर चलती है तो उसे वृत्ति गति कहते हैं, जब वो सर्कुलर मोशन में चले, ओके, वृत्ति गति कहलाएगी। उदाहरण घड़ी की सुइयां, वृत्ताकार गति में गोल गोल घड़ी की सुई, पंखा गोल गोल चलता है ना, तो वो वृत्ति गति कहलाएगा, ये ऐसे, ओके। और आप देख सकते हैं इस तरीके से बैल भी गोल गोल अगर घूम रहा है तो वो इसी में आ जाएगा। झूला, जो गोल वाले झूले होते हैं इस तरीके वाले, वो भी घूर्णन गति में आएंगे। फिर एक होता है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण झूले का आगे पीछे जाना, पेंडुलम की गति, मतलब पेंडुलम है और वो ऐसे 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 हो रहा है तो वो क्या है, पेंडुलम आवर्ती का मतलब दोहराना, एक बार मूवमेंट हुआ वापस उस स्थान में जाना। जैसे झूला आगे आता है फिर पीछे जाता है आगे, तो आवर्ती का मतलब जो है वापस से रिपीटेशन होना, ठीक है। वृत्ति गति का मतलब गोल, रेखी गति का मतलब सीधा सीधा, आवर्ती गति का मतलब क्या होता है, यह आगे पीछे वापस से मूवमेंट होना। जैसे झूले का आगे पीछे जाना, पेंडुलम की गति, ये पेंडुलम आप देखिए आगे पीछे जा रहा है ना, तो ये आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखिए, पहचानिए। पंखा किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन, वृत्ति गति है ना। ये बर्ड जो है वर्तुलर गति का है, ठीक है। ये सीधा सीधा चल रहे हैं तो सरल रेखी गति का है, ओके, और ये वृत्ति वाला है। अब चाल की बात करें, चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। जितना जल्दी कोई वस्तु दूरी तय करती है उसकी चाल उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण साइकिल की चाल कम होती है, कार की चाल ज़्यादा होती है। साइकिल की कम और कार की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में जो टाइम में जो दूरी तय की जाती है उसको चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। जितना जल्दी कोई भागेगा उसकी चाल उतनी अधिक होगी। चाल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, किसी पद्धति द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के प्रकारों की बात करें तो एक होता है समान चाल, जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे समान चाल कहते हैं। जैसे एक ट्रेन में जो लगातार समान गति से चल रहा हो, समान मतलब जो सीधा सीधा चले, है ना। असमान जब कोई सीधा नहीं अलग अलग दूरी तय करे तो उसे असमान कहेंगे। जैसे शहर में चलती कार कभी तेज तो कभी धीमी, ओके। जब कोई एक ही स्पीड से चल रहा हो तो वो समान चाल, जब उसकी स्पीड अलग हो तो असमान चाल। अब टाइम क्या होता है, किसी घटना के होने की अवधि को समय कहते हैं। किसी घटना के होने की अवधि को क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है। समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, मिनट, घंटा। सेकंड, मिनट और घंटा, समय की इकाई सेकंड, मिनट और घंटा। 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट और 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा होता है, आपको पता है। समय मापने के उपकरण घड़ी, स्टॉप वॉच हो गया। दूरी, समय और चाल के संबंधों की अगर बात की जाए तो किसी वस्तु की चाल जानने के लिए हमें दूरी और समय दोनों की जानकारी चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल कितनी होगी, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, कितनी हो जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दोनों के अंतर को समझिए। चाल और वेग क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु का वेग, उसके विस्थापन में परिवर्तित की दर, ठीक है। चाल जो है एक अदिश राशि होता है और वेग एक सदिश राशि होता है,
ठीक है। सदिश जिसकी दिशा हो और जिसकी दिशा नहीं होती वो अदिश। किसी गतिमान वस्तु के लिए इसका मान शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन यह जो है ऋणात्मक, इसके लिए मान शून्य या ऋणात्मक यहाँ भी इसमें नहीं होगा। इसमें शून्य मतलब चाल में निगेटिव नहीं होगा, शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, वेग में हो सकता है। चाल के लिए दिशा निर्धारित होती नहीं होती और इसके लिए निर्धारित होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर समय बटे विस्थापन, विस्थापन बटे समय, याद रखिएगा। ऑडोमीटर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक उपकरण है जो कि वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। ऑडोमीटर क्या है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। यह आमतौर पर बाइक, कार और बस में लगा हुआ होता है। ऑडोमीटर मतलब जैसे बड़े बड़े शहरों में ना ऑटो वगैरह है तो उसमें ऑडोमीटर लगा होता है, वो बताता है कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है। स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर यह वाहन की चाल को दर्शाता है, हमें बताता है कि वाहन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके। मापक की सटीकता, एक्यूरेसी क्या होती है, यह सही मापने के लिए सही उपकरण का उपयोग होना चाहिए, ध्यानपूर्वक माप करना चाहिए और बार मापन करते समय लेना चाहिए, मतलब जिस भी चीज़ का मापन करना हो। स्पीडोमीटर मतलब हमने बताया यह वाहन की चाल को दर्शाएगा। दैनिक जीवन में रोजाना आप लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, गति और दूरी का, यात्रा के लिए, योजना बनाने में, खेल में, वाहन में, समय का सही उपयोग करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो था हमारा, ठीक है। समरी गति का मतलब है स्थान परिवर्तन, दूरी, मार्ग की लंबाई, यानी कि आप देखिए गति का मतलब क्या होता है, स्थान या परिवर्तन। दूरी मार्ग की लंबाई है, मापक की लंबाई, ठीक है ना। और मानक इकाइयां सटीक मापन के लिए जरूरी होती हैं। गति के प्रकार हमने बताया, एक सीधी रेखी होती है, एक वृत्तीय गति होती है और एक आवर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीटेशन हो, आवर्ती बार बार। चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है। समय मापन के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑडोमीटर किसका इस्तेमाल होता है, ऑडोमीटर दूरी मापने के लिए, स्पीडोमीटर उसकी स्पीड को मापने, स्पीडोमीटर स्पीड, ऑडोमीटर दूरी मापने के लिए। ठीक है। तो ये MCQ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MCQ, आप लोग जो है खुद से इसको कॉल कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये जो चैप्टर 7 था यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी लंबी मैराथन हो गई है। तो अब हमारा जो पार्ट 3 आएगा मैराथन का, क्लास 8, 9 मतलब क्लास 6 का ही चैप्टर 8, 9, ये जो है आपका यहाँ पे 9, 10 जो रहेगा अगला पार्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगला कौन सा रहने वाला है वो भी हम बता देते हैं आप। अगला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, वो है लाइट। आप देख सकते हैं इसमें हम लोग पूरा का पूरा लाइट के बारे में देखेंगे कि लाइट क्या है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लाइट के बारे में देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे, इसीलिए हम लोग जो है अगला जो पार्ट आएगा हमारा प्रकाश। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट जो होगा, यानी चैप्टर जो है 8, 9, 10, 11 ये लास्ट में ख़त्म किया जाएगा लास्ट पार्ट में। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा मैराथन का पार्ट 2 समझ में आया होगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में ये काम आने वाला, चाहे आप सीटेट दे रहे हो या MPTET का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों में ना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको पूरी तरीके से इसको अच्छे से देखना है। और अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पर आप इसको हाँ लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।